एक ऐसा ब्रांड जो कभी इंडियन रिटेल का बादशाह था, आज बस एक किस्सा बन चुका है। जहां डेली लाखों की भीड़ लगा करती थी, वो सारे स्टोर्स अचानक से बंद हो चुके हैं। बिग बाजार का डाउनफॉल कैसे हुआ, इस पर शेर याद आता है कि गिरते हैं सहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या दरेंगे जो घुटनों पे बल चले। किशोर बयानी, द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन रिटेल। इस समय पर एक ऐसा नाम जो हर इंडियन हाउस होल्ड में जाना जाता था। उन्होंने 250 से भी ज़्यादा बिग बाजार स्टोर्स, 70 से भी ज़्यादा पेंटालून आउटलेट्स और कई आइकॉनिक ब्रांड्स क्रिएट किए। उन्हें सुपरमार्केट का ओजी कहा गया क्योंकि उन्होंने इंडिया में ऑर्गेनाइज रिटेल को एक नई पहचान दी। वो दिन याद कीजिए जब 26 जनवरी और 15 अगस्त पर बिग बाजार की सेल होती थी। स्टोर्स के बाहर इतनी भीड़ लगती थी कि पुलिस को बैरियर्स लाने पड़ते थे। बिग बाजार एक ऐसा ब्रांड जिसे कस्टमर से बहुत सारा प्यार मिला और अपनी एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट होने के बावजूद बिग बाजार को डाउनफॉल का सामना करना पड़ा। लेकिन क्यों? आखिर क्या वजह थी कि इतने बड़े और पॉपुलर ब्रांड को बिकना पड़ा? आज की वीडियो में हम समझेंगे बिग बाजार का जो सक्सेस था उसके पीछे क्या स्ट्रेटजीज थी, बिग बाजार का जो पीक टाइम था उस समय उन्होंने क्या अचीवमेंट्स थी और क्यों बिग बाजार का डाउनफॉल आया। हम ये भी देखेंगे कि वो कौन से बिजनेस लेसन हैं जो हम इसके स्टडी से सीखकर अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपना बिजनेस चलाते हैं, जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और जो किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। तो चलिए एक स्ट्रॉन्ग और बिलव्ड ब्रांड का सफ़र शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1985 में। किशोर बयानी ने देखा कि उन दिनों स्टोन वॉश फैब्रिक से बने ट्राउज़र ट्रेंड में थे। तब उन्होंने सोचा क्यों ना लोकल टेलर्स को ये फैब्रिक बेचकर एक बिज़नेस स्टार्ट किया जाए। और सिर्फ कुछ ही दिनों में फैब्रिक्स बेचकर किशोर बयानी ने लाखों का प्रॉफिट कमा लिया। फैब्रिक्स में सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि अब खुद से ट्राउज़र बना करके मार्केट में सेल करेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आया क्योंकि कोई भी शॉपकीपर उनके ट्राउज़र्स को ख़रीदने तो रेडी ही नहीं था। कई दिनों तक स्ट्रगल करने के बाद किशोर बयानी ने फाइनली डिसीजन लिया कि अगर कोई हमारा ट्राउज़र नहीं खरीद रहा ना तो हम खुद अपनी दुकान खोलेंगे। और 1987 में उन्होंने मेंसवियर नाम से अपना पहला आउटलेट खोला। बिजनेस बढ़ने लगा और 1992 तक मेंसवियर प्राइवेट लिमिटेड को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया गया। उस समय पर ट्राउज़र को हिंदी में पतलून कहा जाता था। देसी और मॉडर्न ऑडियंस को टारगेट करने के लिए उन्होंने अपने ब्रांड को रीब्रांड किया और 1987 में मेंसवियर का नाम बदलकर पेंटालून्स रख दिया। इस नए नाम के साथ कोलकाता में पेंटालून्स का पहला आउटलेट लॉन्च हुआ। फिर तो एक के बाद एक आउटलेट्स खुलते गए और पेंटालून्स इंडियन फैशन मार्केट का एक बड़ा नाम बन गया। इस केस स्टडी से थोड़ा सा हटके अगर हम बात करें तो पेंटालून के फर्स्ट स्टोर के पीछे एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है। जब किशोर बयानी ने डिसाइड किया था कि अपनी खुद की शॉप खोलनी है, वैसे तो किशोर जी मुंबई में ही पले बड़े थे, बट उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी पहली दुकान कोलकाता में खोलेंगे। क्योंकि नए नए लड़के को तो हेजिटेशन होती है कि लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो लोग मजाक बनाएंगे। इसलिए किशोर जी ने डिसाइड किया कि वो जहाँ पे रहते हैं मुंबई से काफ़ी दूर कोलकाता, जहाँ पर उन्हें कोई ना जानता है ना पहचानता है, वहाँ पर वो अपना स्टोर खोलेंगे। अब किशोर जी अपने किसी नॉन के थ्रू एक स्टोर को रेंट पर लेने के लिए गए थे। स्टोर वाला किशोर जी को अपना स्टोर देना ही नहीं चाहता था, तो उसके लिए उन्होंने डायरेक्ट मना करने की जगह पर नॉर्मली रेंट से ज़्यादा रेंट डिमांड किया एंड किशोर बयानी जी ने हाँ बोल दिया। बिकॉज एक अनजान शहर में दूसरा कोई स्टोर मिल नहीं रहा था। बट उसके बाद तो कोलकाता ने जो प्यार मिला वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है, बट नंबर्स में बयां किया जा सकता है। आज भी जब पेंटालून्स को आदित्य बिरला ग्रुप ओन करता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल यही स्टोर है जो कोलकाता के गरीहाट मार्केट में खोला गया था। और इसी प्यार की वजह से बिग बाजार का पहला स्टोर भी कोलकाता में ही खोलना प्रेफर किया गया क्योंकि कोलकाता से किशोर बयानी का एक इमोशनल कनेक्शन बन चुका था। पेंटालून्स ने इंडियन फैशन मार्केट में एक बड़ा शिफ्ट लाया, अनब्रांडेड क्लोथिंग से ब्रांडेड फैशन की तरफ। आज जब पेंटालून्स को आदित्य बिरला ग्रुप ऑपरेट कर रहा है
तब तक 350 से भी ज़्यादा पेंटालून से स्टोर खुल चुके हैं। लेकिन जब पेंटालून किशोर बैनी के पास था तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन करी कि कोई भी कस्टमर अपनी इनकम का सिर्फ 8% ही फैशन पर खर्च करता है। अगर उन्हें कस्टमर के वॉलेट से ज़्यादा पैसे निकलवाने हैं तो उन्हें एसेंशियल गुड्स से मार्केट में एंट्री लेनी होगी। और इसी इंसाइट के साथ किशोर बैनी ने 2001 में कोलकाता में अपना पहला सुपरमार्केट लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया बिग बाज़ार। ये था तो एक देसी स्टाइल सुपरमार्केट जो अफोर्डेबल प्राइस, कन्वीनियंस और वैरायटी के लिए फेमस हुआ। ये सिर्फ एक सुपरमार्केट नहीं बल्कि एक शॉपिंग रेवोल्यूशन था जो हर इंडियन फैमिली का फेवरेट बन गया। बिग बाज़ार का मॉडल इंटरनेशनली सक्सेसफुल सुपरमार्केट जैसे वॉलमार्ट से इंस्पायर्ड था, पर किशोर बैनी की सोच उनसे थोड़ी सी अलग थी। उनका गोल एक ऐसे रिटेल इकोसिस्टम क्रिएट करना था जो ट्रेडिशनल इंडियन बाज़ार की एसेंस को मॉडर्न रिटेल के साथ कंबाइन करे। इंडिया की मिडिल क्लास पॉपुलेशन जो बड़े मॉल्स में जाने से हेजिटेट करती थी, उन्हें लगता था कि वहाँ सामान बहुत महंगा होगा। उन्हीं लोगों के लिए बैनी ने अपने सुपरमार्केट का नाम बिग बाज़ार रखा ताकि कस्टमर्स को एक फेमिलियर और ट्रस्टेड बाज़ार वाली फीलिंग आए। बिग बाज़ार की एक खासियत और थी, ये हर जगह कस्टमर के कंफर्ट को प्रायोरिटाइज करते थे। जैसे कि जो सेल्स पर्सन होते थे उनकी ड्रेसिंग बहुत सिंपल रखी जाती थी। सेल्स पर्सन की सिंपल ड्रेसिंग, टाई और फॉर्मल ड्रेसिंग अवॉइड की गई ताकि कस्टमर हेजिटेट ना करें और अपने आप को एक ट्रेडिशनल बाजार जैसा एनवायरनमेंट में फील करें। किशोर बैनी का विज़न था एक ऐसा मार्केट प्लेस हो जहाँ सामान सस्ता हो, एसेसेबल हो, हर प्रोडक्ट कैटेगरी को एक ही छत के नीचे ला सकें, ग्रॉसरी, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम एसेंशियल्स तक। इसके लिए इन्होंने अपने स्टोर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। पहला डेली नीड्स, जो चीज़ें जो रोज़ाना चाहिए होती हैं जैसे वेजिटेबल्स और ग्रोसरी। डेली वांट्स, जो जिनकी रोज़ाना ज़रूरत तो नहीं होती लेकिन रोज़ाना खरीदने पड़ते हैं जैसे स्नैक्स या फिर क्लीनिंग सप्लाइज। तीसरी कैटेगरी थी ओकेजनल नीड्स, जो चीज़ें कभी कभी चाहिए होती थी जैसे फेस्टिवल डेकोरेशंस। चौथी चीज़ थी ओकेजनल वांट्स जैसे लग्जरी आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ब्रांडेड क्लोथिंग। तो जैसे जो डेली नीड्स वाले प्रोडक्ट थे जो कस्टमर को डेली चाहिए होते थे, तो बिग बाज़ार ने कमाल की स्ट्रेटजी बनाई कि हर वेडनेसडे को डेली नीड्स आइटम पर सेल लगाते थे। तो डेली नीड्स वाले जो प्रोडक्ट थे जैसे कि वेजिटेबल्स पर वेडनेसडे को हैवी डिस्काउंट दिया जाता था। अब इस कैंपेन की वजह से 3 चीज़ें हुई। पहला तो जो फुटफॉल थी वो हर हफ्ते बढ़ती चली गई। कस्टमर्स के लिए बिग बाज़ार एक ट्रस्टेड और अफोर्डेबल ऑप्शन बन गया। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी डेवलप हुई जो कॉम्पिटिटर से अलग थी। बिग बाज़ार का ये यूनिक अप्रोच इंडियन रिटेल में एक रेवोल्यूशन ले आया जहां मॉडर्न शॉपिंग और ट्रेडिशनल बाजार का एक परफेक्ट ब्लेंड बनाया गया। 2005 तक बिग बाज़ार अपनी प्राइम लोकेशन स्ट्रेटजीज की वजह से हर बड़ी सिटी का एक रिकॉग्नाइजेबल पार्ट बन चुका था। सिर्फ 5 साल के अंदर बिग बाज़ार ने 30 से भी ज़्यादा स्टोर्स खोल दिए थे और इन सभी के लिए सिटी की प्राइम लोकेशन को चूज़ किया गया। किशोर बैनी का विजन था कि उनके स्टोर कस्टमर के लिए इजी एसेसेबल हो और ये स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल भी रही। प्राइम लोकेशन पर होने की वजह से कस्टमर के लिए बिग बाज़ार एक कन्वीनियंट शॉपिंग डेस्टिनेशन बन गया। अब प्राइम सिटीज़ में सक्सेसफुल होने के बाद बिग बाज़ार ने टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में अपने स्टोर एक्सपेंड करना शुरू किया। उनका गोल था कि हर इंडियन हाउस होल्ड तक अपनी रीच बनाया जाए और 2010 तक बिग बाज़ार के पास 150 से भी ज़्यादा स्टोर हो गए थे और ये हर तरह के कस्टमर को कैटर करने रहे थे। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में बिग बाज़ार एक मॉडर्न रिटेल एक्सपीरियंस लेकर आया जहां कस्टमर को एक ही जगह पर ग्रॉसरी, क्लोथिंग और होम एसेंशियल्स मिलते थे। बिग बाज़ार का ये अग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान उनके ब्रांड विजिबिलिटी और रीच को हर लेवल पर बढ़ाता गया। प्राइम सिटीज़ में रेपुटेशन बढ़ाने के बाद स्मॉलर टाउन्स में अपने स्टोर्स लेकर जाना एक मास्टर स्ट्रोक था जिसे इन्होंने रिटेल के हर कस्टमर सेगमेंट को टारगेट किया। 2015 तक बिग बाज़ार अपने पीक पर था, हर तरफ बिग बाज़ार का डंका बज रहा था। 2015 तक बिग बाज़ार के 250 से ज़्यादा स्टोर पूरे भारत में स्टेबलाइज हो चुके थे। हर बड़ी सिटी की प्राइम लोकेशन पर बिग बाज़ार का स्टोर था और अब टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में भी इनका फुटप्रिंट स्ट्रॉन्ग हो गया था। किशोर बैनी और फ्यूचर ग्रुप ने इसी सक्सेस को कैपिटलाइज करते हुए कई सारे वर्टिकल्स लॉन्च किए। बिग बाज़ार के मॉडल की तरह नए ब्रांड्स को भी क्रिएट किया गया। फैशनेट बिग बाज़ार जो अफोर्डेबल स्टाइल्स क्लोथिंग ऑफर करता था। फूड बाज़ार हर दिन की ग्रॉसरी और एसेंशियल नीड के लिए। गोल्ड बाज़ार ज्वेलरी को एक ऑर्गेनाइज रिटेल एक्सपीरियंस के साथ इंट्रोड्यूस किया गया।
2015 में बिग बाजार का रेवेन्यू 11,786 करोड़ तक पहुंच गया था। ये एक बड़ा माइलस्टोन था जो बिग बाजार की ज़बरदस्त ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज को शो करता है। ये वो फेज था जब बिग बाजार सिर्फ एक रिटेल चेन नहीं बल्कि हर इंडियन मिडिल क्लास फैमिली का एक हिस्सा बन चुका था। फिर क्या हुआ कि इतना बड़ा ब्रांड रातों रात फेल हो गया। 2001 में बिग बाजार का पहला स्टोर कोलकाता में खोला गया। ये एक सपने की शुरुआत थी जो अगले 10 सालों में 250 से भी ज़्यादा स्टोर तक पहुंचने वाली थी। किशोर बयानी ने अपने सपने को हकीकत बनाने के लिए बैंक से हैवी डेब्ट लिया। उनका मानना था कि एक्स्ट्रा मार्जिन और बढ़ती सेल के जरिए इन लोन्स को आसानी से रीपे किया जा सकता है, और वही हो भी रहा था। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। स्टोर्स में कस्टमर की लाइन लगी रहती थी और बिग बाजार का बिजनेस मॉडल सॉलिड लग रहा था। लेकिन बिजनेस की दुनिया में पुरानी कहावत है, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। प्रॉब्लम तभी शुरू होती है जब एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं हमें सरप्राइज करते हैं। 2008 में आए ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने हर सेक्टर को झटका दिया। लोग अपने खर्चे कम करने लगे और सेविंग्स पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। इस नई स्पेंडिंग पैटर्न का सीधा असर बिग बाजार की सेल पर पड़ा। बिग बाजार के पास हर सेगमेंट के प्रोडक्ट थे, फूड, फैशन, ज्वेलरी और पर्सनल केयर। फैशन और पर्सनल केयर आइटम में प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज़्यादा थे, लेकिन क्राइसिस के बाद उनकी डिमांड गिर गई थी। एसेंशियल आइटम जैसे ग्रोसरी और फूड की डिमांड बनी रही, लेकिन उन कैटेगरीज में मार्जिन काफ़ी कम थे। इसके मुकाबले बिग बाजार का जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था डीमार्ट का मॉडल सिर्फ ग्रोसरी, फूड और जनरल मर्चेंडाइज पर फोकस था। ग्रोसरी और एसेंशियल्स की स्टेबल डिमांड की वजह से डीमार्ट पर 2008 के क्राइसिस का इतना ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला। और तब एक बहुत बड़ा फर्क सामने आया। 2008 में जब फाइनेंशियल मार्केट गिर रहा था, लोग रिस्की इन्वेस्टमेंट से पैसा निकालकर सेफ ऑप्शंस की तरफ बढ़ने लगे। डीमार्ट तो उस वक्त शेयर मार्केट में लिस्टेड ही नहीं था, लेकिन फ्यूचर ग्रुप की कई सारी कंपनीज जैसे पेंटालून और फ्यूचर कैपिटल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थी, जिसकी वजह से फ्यूचर ग्रुप को इन्वेस्टर का ट्रस्ट और फंडिंग दोनों मिलने में डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। अब बिग बाजार अपनी फंडिंग के लिए हैवी बैंक लोन्स पर डिपेंडेंट हो गया था, जबकि डीमार्ट स्टडी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ता रहा। ऐसा नहीं था कि डीमार्ट कुछ अलग कर रहा था और बिग बाजार कुछ बहुत बड़ी गलती कर रहा था। दोनों की स्ट्रेटेजी अलग थी, लेकिन 2008 के क्राइसिस ने टाइमिंग का जो फर्क था वो साफ दिखा दिया। डीमार्ट का फोकस अप्रोच और उनका अनलिस्टेड स्टेटस उस वक्त एक एडवांटेज बन गया, जबकि बिग बाजार को अपने एक्सपेंसिव ऑपरेशन और डेप्ट की वजह से काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अब बिग बाजार इन सब से लड़ ही रहा था कि डीमार्ट और रिलायंस रिटेल जैसे कॉम्पिटिटर्स बिग बाजार तो डायरेक्ट टक्कर देने लगे थे। और 2013 में इंडिया में अमेजोन ने भी एंट्री ले ली थी। फ्लिपकार्ट ऑलरेडी 2007 से चल रहा था। 2013 आते आते फ्लिपकार्ट भी काफ़ी बड़ा बन चुका था। अब अमेजोन और फ्लिपकार्ट आज तो हर कैटेगरी में डील करते हैं, बट उस समय पर मोस्ट ऑफ ये इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और जनरल हाउस होल्ड आइटम्स में डील करते थे और इन कैटेगरीज में हैवी डिस्काउंट देना शुरू किया। अब यही वो कैटेगरीज थी जो बिग बाजार की मोस्ट प्रॉफिटेबल कैटेगरीज थी। ई कॉमर्स ने बिग बाजार तो डायरेक्ट कंपटीशन देना शुरू किया। अब किशोर बयानी इतने दूरदर्शी इंसान थे कि मार्केट के ट्रेंड को समझ रहे थे। अमेरिका में अमेजोन के आने के बाद वॉलमार्ट के साथ जो हुआ, उसके बाद उन्हें पता था कि इंडिया में भी ये सिचुएशन आ सकती है। इसीलिए उन्होंने अमेजोन आने से पहले ही इंडिया का पहला ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च कर दिया था, बिग बाजार को ऑनलाइन लाकर। बट मार्केट में जल्दी होने की वजह से कस्टमर में अडॉप्शन इतना था ही नहीं, इसलिए किशोर बयानी ने ई कॉम बिजनेस को बंद कर दिया। बट जब अमेजोन आया तो उसने मार्केटिंग के साथ साथ कस्टमर को एजुकेट करने पर ज़्यादा फोकस करा। अमेजोन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसे प्लेयर्स ने कैटेगरी बिल्ड करने पर बहुत सारा पैसा खर्च किया और इसका फल मिलना शुरू हुआ साल 2016 में जियो के आने के बाद। और सच पूछो तो बिग बाजार में फेलियर के पीछे अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ज़्यादा रिलायंस रहा। जहाँ एक तरफ रिलायंस जियो ने ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ाया, वहीं रिलायंस रिटेल बिग बाजार के ऑफलाइन मार्केट को डायरेक्ट कंपटीशन दे रहा था। बहुत ही सस्ता डाटा मिलने की वजह से इंडिया की ऑडियंस जो कभी ऑनलाइन ही नहीं थी, उसके हाथ में इंटरनेट आ चुका था और दबा के ऑनलाइन शॉपिंग होने लगी। अब जब बिग बाजार ने अपना ई कॉमर्स शुरू किया था, उस समय पर ऑनलाइन पेमेंट इतनी ईजी भी नहीं थी और इतनी सिक्योर भी नहीं थी।
बट 2016 में ही पेटीएम ने आते पेमेंट को इतना ईजी और सिंपल बना दिया कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन से शॉपिंग बहुत ईजीली होने लगी। डीमार्ट और ईजीडे जो सिर्फ ग्रॉसरी में डील करते थे, उनको अमेजोन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ई कॉम प्लेयर से इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। बिकॉज ई कॉमर्स के आने के बाद भी लोग डेली के एसेंशियल्स स्टोर से लाना ही पसंद करते थे। बिकॉज स्टोर पर सामान सस्ता भी मिल जाता था और वहाँ से बल्क में परचेज कर लेते थे, जबकि ऑनलाइन मंगाने से उनके डिलीवरी चार्जेस ही बहुत ज़्यादा लग जाते थे। और ये चीज़ किशोर ब्रांड को भी समझ आ चुकी थी, इसलिए ग्रॉसरी में एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने ईजीडे, नीलगिरी, हेरिटेज, हाइपरसिटी जैसे रिटेल चेन्स को खरीद लिया जो ग्रॉसरी में काम कर रही थी। बट इतने सारे रिटेल चेन्स को खरीदने का मतलब था इन सभी रिटेल चेन्स से सैकड़ों स्टोर्स को ऑपरेट करना, और ये सारे स्टोर्स फ्यूचर ग्रुप ने लीज पर लिए हुए थे। इन स्टोर्स का रेंट इतना ज़्यादा होता था कि इनके रेवेन्यू का 8% तो सिर्फ रेंट पर ही खर्च होता था। एक तरफ बैंक का इंटरेस्ट और दूसरी तरफ स्टोर का रेंट। और साल का 2019 एंट्री होती है कोविड-19 की और पूरे देश में लॉकडाउन लग जाता है। बिग बाजार जो टोटली अपने स्टोर्स पर डिपेंडेंट था, सारे स्टोर्स बंद हो जाते हैं। अब देखो, सारे स्टोर्स बंद थे, सेल्स बंद थी, रेवेन्यू बंद था, पर इनके बैंक का इंटरेस्ट और स्टोर्स का रेंट का मीटर चालू था जो दिन रात बस चलते ही जा रहा था। और बिग बाजार पर डेप्ट बढ़ता चला गया। 2020 आते आते फ्यूचर ग्रुप पर 19,000 करोड़ का बैंक लोन और 6,000 करोड़ का वेंडर्स का ड्यू पेंडिंग था। किशोर ब्रांडी तो समझ आ चुका था कि वो एक बहुत बड़े लूप में फंस चुके हैं, इसलिए रिलायंस के साथ डील की थी। रिलायंस फ्यूचर ग्रुप के 25,000 करोड़ ड्यूज को पे करेगा और फ्यूचर ग्रुप रिलायंस इंडस्ट्रीज का हो जाएगा। डील के सारे पैसे ड्यूज को पे करने में चले गए और किशोर ब्रांडी को ₹1 नहीं मिला। खैर, रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की डील की बात हम आगे किसी वीडियो में करेंगे, पर अगर कोविड-19 नहीं भी होता तो शायद बिग बाजार कुछ साल और सर्वाइव कर जाता। बट अपने हैवी डेप्ट और रेंट की वजह से बिग बाजार को फेलियर का सामना करना पड़ा। अब जहां डेप्ट और रेंट बढ़ते जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इनके मार्जिन काफ़ी कम होते जा रहे थे, बिकॉज ये अपने वेंडर्स को टाइम पर पेमेंट ही नहीं कर पा रहे थे। अब देखो, बिग बाजार के सक्सेस होने के पीछे जो इनकी मेन स्ट्रेटेजी थी वो थी ये वेंडर से बल्क में परचेज करेंगे और बल्क में परचेज करने से उन्हें हैवी डिस्काउंट मिलेंगे और यही डिस्काउंट वो आगे कस्टमर को देते मार्केट कैप्चर कर लेने। और सारे सुपर मार्केट, चाहे डीमार्ट हो या वॉलमार्ट, सब इसी मॉडल पर ऑपरेट करते हैं। बट अपने वेंडर्स तो टाइम पर पेमेंट ना होने की वजह से उन्होंने अपने प्राइस में इंक्रीज कर दिया। अब जब पीछे से डिस्काउंट नहीं मिल रहा तो बिग बाजार अपने कस्टमर को डिस्काउंट कैसे देगा, और इसके कॉम्पिटिटर्स हैवी डिस्काउंट देकर मार्केट को कैप्चर करने में लगे हुए थे। अब किशोर ब्रांड इस समय पर अपनी उन कैटेगरीज जहां डेड स्टॉक ज़्यादा था उनको स्टॉप करते, जो प्रोडक्ट फास्ट सेल होते हैं उन पर फोकस करते तो ज़्यादा इस सिचुएशन से ओवरकम हो सकते थे। क्योंकि कम कैटेगरीज होने से वेंडर्स को पेमेंट टाइम पर मिलती रहती और डिस्काउंट मिलते रहते। बट किशोर ब्रांड ने यहाँ पर बैकवर्ड इंटीग्रेशन को चूज किया। किशोर ब्रांड ने सोचा कि वेंडर से परचेज करने की जगह पर मैं खुद ही इन प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाऊं। इससे मैं सारे मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन पर कंट्रोल पा लूंगा। इसलिए बैनी ने वाइट लेवल पर प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। पर इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत ही घटिया होने की वजह से बैनी का ये मूव बैकफायर कर गया और कस्टमर ने बिग बाजार से माल खरीदना ही छोड़ दिया। अब एक तरफ जहां वाइट लेवलिंग करने की वजह से कस्टमर छोड़ते जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ब्रांड को भी लगने लगा था कि बिग बाजार उनका ही पत्ता साफ करने में लगा हुआ है। तो इन ब्रांड्स ने रिलायंस रिटेल और डीमार्ट जैसे स्टोर के साथ में पार्टनरशिप और एक्सक्लूसिव डील साइन करना शुरू कर दिया, जिससे बिग बाजार को प्रोडक्ट अब और महंगे रेट पर मिलने लगे और बिग बाजार का मार्जिन अपने अब तक सबसे लो लेवल पर पहुंच चुका था, जहां पर उन्हें मार्केट के ट्रेंड को समझते हुए ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए था। उन्होंने ब्रांड के साथ ही कंपटीशन करना शुरू कर दिया। अब हर तरफ इनके कॉम्पिटिटर्स खड़े हो चुके थे, कैटेगरी थे अंदर भी, कैटेगरी थे बाहर भी, और हर तरफ कंपटीशन मिलने की वजह से बिग बाजार को ये दिन देखना पड़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डेली ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा।